Hello everyone, welcome to Free Study. So we are continuing the series of Insights November 2019 Current Affairs compilation. So if you are new to the channel, please subscribe and also press the bell icon. So let's start and we will continue with the same PDF, that is Insights November 2019. And if you want to avail this, you can simply download it from the internet. It is easily available. अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूएस एग्जिटिंग द पेरिस एग्रीमेंट, तो यूएस जो है वो पेरिस एग्रीमेंट छोड़ रहा है एंड उन्होंने ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी है एंड यूएन को नोटिफाई भी कर दिया है कि वो इस लैंडमार्क क्लाइमेट डील से विड्रॉ करने जा रहे हैं। एंड जब ये नोटिफिकेशन दिया था तो जो विड्रॉल है इट विल टेक इफेक्ट 1 ईयर फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द नोटिफिकेशन। जब वो छोड़ देगा तो यूएस ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जो कि इस ग्लोबल प्रोटोकॉल से बाहर निकल जाएगी। सीरिया एंड निकारागुआ जो कि लास्ट रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं हु वर अर्लियर होल्डिंग आउट, वो भी साइनेटरीज बन जाएंगी इन 2017। नाउ पेरिस एग्रीमेंट है क्या? पेरिस एग्रीमेंट 2016 का एक हिस्टोरिक इंटरनेशनल एकॉर्ड है जिससे 200 कंट्रीज़ एक कॉमन टारगेट पे आई थी कि वो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करेंगी ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। एंड इस पैक्ट का मीन्स जो मोटिव है वो यही है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे एंड जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। एंड हर कंट्री प्लेज करेगी कि वो इस टारगेटेड एक्शन प्लान्स को अचीव करने की कोशिश करेगी एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी कम करेगी। ये एग्रीमेंट रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी कहता है कि आप फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए डेवलपिंग वर्ल्ड को सो दैट क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। अब कोई भी कंट्री इस एग्रीमेंट को कैसे छोड़ सकती है? तो आर्टिकल 28 जो पेरिस एग्रीमेंट है वो बताता है कि कंट्रीज़ किस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट छोड़ सकती हैं एंड क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। एक कंट्री को नोटिस देना होगा कम से कम 3 साल के बाद, ठीक है, फॉर लिविंग एटलीस्ट 3 ईयर्स आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। तो ये हुआ था नवंबर 4, 2016 को। तो यूएस एलिजिबल है कि वो नोटिस दे सकता है फॉर लिविंग ऑन नवंबर 4 दिस ईयर, मीन्स 4 नवंबर 2019। तो 3 साल हो जाएंगे। अब विड्रॉल जो होगा वो इमीडिएट नहीं होगा, ये नोटिस देने के बाद भी 1 साल का टाइम मिलेगा। इसका मतलब यूएस जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से 4 नवंबर 2020 में आउट हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब यूएस ये एग्रीमेंट छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि 2006 का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था तब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो यूएस इंटरेस्ट के साथ अनफेयर है एंड वो अगर इलेक्ट होंगे तो वो इस एग्रीमेंट से पुल आउट कर जाएंगे। यूएस वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस की एंड वो एमिशंस को रिड्यूस भी नहीं कर रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर होने के बावजूद। तो ये जो वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे, वो इसको मंथ्स पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो यूएस है उसने प्रॉमिस किया है कि वो 26% से लेके 28% तक जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उन्हें कम करेंगे बाय द ईयर 2025 फ्रॉम 2005 लेवल्स। एंड यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में एंड अगर उसको यहाँ से एब्सेंट कर दिया जाएगा पेरिस एग्रीमेंट से तो ये एफर्ट पे ज़रूर असर पड़ेगा। पेरिस एग्रीमेंट में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये भी ऑब्लिगेशंस हैं कि वो $100 बिलियन हर साल पे करेंगे फ्रॉम द ईयर 2020। किस लिए? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। ये जो अमाउंट है वो 5 साल बाद रिवाइज भी होगी ताकि जो कंट्रीज़ स्ट्रगल कर रही हैं नीड्स टू रीच दिस अमाउंट बाय द नेक्स्ट ईयर। एंड यूएस ने इस मूव का भी ओपोज किया है। इस मूव के इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे? जब पेरिस एग्रीमेंट वो छोड़ के चले जाएंगे इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप टारगेट को अबंडन नहीं करेंगे एंड बट इट वुड नो लॉन्गर बी कमिटेड टू दीज एक्शंस। देन जो बिगेस्ट इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल फ्लोज पे टू इनेबल क्लाइमेट एक्शंस। क्या ये पॉसिबल है कि यूएस जो है वो दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट में रिटर्न कर सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। कोई ऐसा बार नहीं है कि आप दोबारा से रिजॉइन नहीं कर सकते। यूएस चाहे तो दोबारा से सोच सकता है एंड हो सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट ना भी छोड़े क्योंकि अभी उनके पास पूरा 1 साल है इस डिसीजन को रिकंसीडर करने के लिए।
बट अज्यूमिंग द यूएस फाइनली वॉक्स, तो इससे क्या होगा, पूरी जो एसोसिएशन है उसका ही ख़त्म होना तय है। नो, तो क्या ये मतलब क्या ये है कि पूरी ही एसोसिएशन वॉर से मींस क्लाइमेट चेंज पर वो कुछ काम नहीं करेंगी? तो इसका आंसर है नो, यूएस एंटायरली मिसिंग नहीं रहेगा क्लाइमेट नेगोशिएशन से। पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट हो रहे हैं लेकिन अभी भी यूएनएफसीसीसी का पार्ट है, जो कि मदर एग्रीमेंट है, जो कि 1994 में फाइनलाइज्ड हुई थी। एक ऐसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट रहा क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज करने में, जो ये प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस भी बताता है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है, ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशंस को स्टेबलाइज किया जा सकता है एटमॉस्फेयर में, ताकि क्लाइमेट सिस्टम को कम से कम डैमेज हो। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन का इंस्ट्रूमेंट है। अगर यूएस पेरिस एग्रीमेंट से पार्ट भी हो जाता है, मींस पार्ट आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, फिर भी वो यूएनएफसीसीसी का सिग्नेचरी रहेगा एंड इसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वेस्ट बैंक एंड इश्यूज एसोसिएटेड। तो ये आप वेस्ट बैंक देख सकते हैं, इजराइल के पास ये मेडिटेरेनियन सी है, ये डायग्राम आप देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये वेस्ट बैंक है आपका एंड ये इजराइल है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ गाज़ा एंड ये आप देख सकते हैं गोलन हाइट्स, सिनाई एंड डेड सी। आई नो आपके पास मैप ज़रूर होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्ज़ाम, तो आप एक बार वो ज़रूर देख लें। यहाँ पे आपको गाज़ा स्ट्रैंड दिखाई दे रहा होगा। तो यूएस हैज़ नो लॉन्गर told that the US has told that it no longer thinks Israeli settlements in the West Bank violate international law। जो यूएस का व्यू है एंड जो बाकी कंट्रीज़ का व्यू है वो अलग है। 1978 और 1981 में यूएस ने अपोजिट स्टैंड्स लिए थे। वेस्ट बैंक है कहाँ, ये एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी, आप देख सकते हैं ना, लैंड लॉक्ड टेरिटरी है मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड इसको जॉर्डन जो है वो इसकी ईस्ट साइड में है, ठीक है, बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट एंड ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, ग्रीन लाइन जो है वो इसको सेपरेट कर रही है एंड इजराइल इसके साउथ में है, वेस्ट में है एंड नॉर्थ में भी है। एंड जो वेस्ट बैंक है वो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आपको ये सी का भी दिखाई दे रहा होगा, जो ये सी है डेड सी। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट है क्या, यहाँ पर कौन रहते हैं, तो देखिए जो आपका वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन ने कैप्चर किया था 1948 अरब इजरायली वॉर्स के अंदर। इजरायली ने ये छीन लिया था ड्यूरिंग द 6 डे वॉर हुई थी 1967 में एंड ऑक्यूपाइड इट। ना वहाँ पे 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स बनाए एंड छोटे छोटे स्मॉलर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी बनाए। हैव मशरूम जो कि अब बहुत अच्छे हो गए हैं 20-25 ईयर्स में। 4 लाख इजरायली सेटलर्स, जिनमें से काफ़ी जो हैं वो जियोनिस्ट्स हैं, जो क्लेम करते हैं बिब्लिकल बर्थराइट ओवर दिस लैंड, और अब वो वहाँ रहते हैं 26 लाख पैलेस्टीनियंस के साथ। तो क्या ये सेटलमेंट्स इलीगल हैं? जो यूएन जनरल असेंबली है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि ये जो वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स हैं ये वॉयलेट करती हैं फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन को। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन 1949 में आया था, जहाँ पे ये कहा गया था एन ऑक्यूपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ इट्स ओन सिविलियन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। रोम स्टैचू के अंदर भी, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया 1998 में, ऐसे ट्रांसफर्स जिससे वॉर क्राइम्स होते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, नॉट जस्टिफाइड बाय मिलिट्री नेसेसिटी एंड अनलॉफुली एंड वैंटनली क्रिएट होते हैं, सो दीज क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट अबाउट जेरूसलेम? तो ओस्लो एकॉर्ड्स ऑफ 1990s में इजरायली भी एंड पैलेस्टीनियंस ने भी एग्री किया था कि जो स्टेटस है सेटलमेंट्स का वो नेगोशिएशन से करेंगे, बट जो नेगोशिएशन प्रोसेस है हैज़ बीन ऑल बट डेड फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। इसराइल जो है वो ईस्ट जेरूसलम के पास गया 1967 में एंड वहाँ पर जाके उन्होंने उस एरिया को एनेक्स कर लिया। तो इसराइल के लिए जो जेरूसलम है वो क्या है, नॉन नेगोशिएबल। पैलेस्टीनियंस जो थे वो ईस्ट जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन लुक एट इट्स ऑक्यूपाइड टेरिटरी। प्रीलिम्स के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि 1967 में 6 डे की वॉर हुई थी, जब
इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया था एंड गाज़ा स्ट्रिप को भी इजिप्ट से, वेस्ट बैंक एंड ईस्टर्न जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन एंड द गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया। एक बार और आप इस न्यूज़ को देख लें। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट यूगुर डिटेंशन कैंप्स। तो यूगुर्स कौन है, उलिगुर्स कौन है, ठीक है, एंड ये अनहैप्पी क्यों है चाइनीज़ गवर्नमेंट से, क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं चाइना में। तो कुछ महीनों से जो इंटरनेशनल कंसर्न है वो बहुत बढ़ गए हैं कि चाइना उइगुर पॉपुलेशन के लिए क्या कर रही है। जो रिपोर्ट्स आई हैं चाइना की, होमोजेनेसाइजिंग मीन्स इशू देखते हैं। देखिए अराउंड अ मिलियन यूगुर्स, कज़क्स और दूसरे मुस्लिम्स वो इंटरनेट कैंप्स के अंदर इकट्ठे हुए वेयर दे allegedly being schooled into giving up their identity and assimilate better in the Communist Party dominated by the Han Chinese। मीन्स चाइनीज़ पर, हैन चाइनीज़ पे एक तरीके से एलिगेशन लगाया है कि ये डोमिनेट करते हैं किसको, उगुर्स को, कज़क्स को एंड अदर मुस्लिम्स को, जहाँ पे उनको एलिजिडली क्या किया जाता है, स्कूल्ड किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दे। ठीक है, जो चाइना है वो इन एलिगेशन से डिनाई कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये जो कैंप्स है वो एजुकेशन सेंटर्स हैं, जबकि जो यूगुर्स हैं दे आर क्योर्ड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स एंड रेडिकलाइजेशन एंड लर्निंग वोकेशनल स्किल्स। यूगुर्स एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग प्रोविंस के अंदर रहते हैं ज़्यादातर, एंड उनका एक क्लोज़र एथनिक टाई है टर्की के साथ और दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ देन टू चाइना बाय ब्रूट एंड ब्रूटल फोर्स। नाउ चाइना यूगुर्स को टारगेट क्यों कर रही है, क्योंकि जो जियांग है वो चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है, लार्जेस्ट रीजन है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, 8 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड अफगानिस्तान। पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर आई है, लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी हैन चाइनीज़ जो वहाँ पर बेटर जॉब्स के लिए मीन्स कोशिश कर रहे हैं, तो जो यूगुर्स हैं वो वहाँ पे थ्रेट बने हुए हैं, जिससे स्पोरेडिक वायलेंस हो रहा है। 2009 में भी एक दंगा हुआ था जिसमें 200 लोगों की डेथ हुई थी, मोस्टली हैन चाइनीज़ थे। तो ये जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं ये वहाँ होते हैं, एंड बीजिंग ने ये भी कहा है कि जो यूगुर के ग्रुप्स हैं वो एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, नेबर्स के साथ वो टाई अप कर रहे हैं। सो दैट्स वाई। तो चाइनीज़ की जो पॉलिसी है वो यही है कि ये जो एंटायर कम्युनिटी है ये सस्पेक्ट है, एंड वो एक सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे ताकि हर मार्कर ऑफ द डिस्टिंक्ट यूगुर आइडेंटिटी को चिप अवे किया जा सके। प्रीलिम्स के लिए ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो जिंगजियांग है, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इसका बॉर्डर लगता है मंगोलिया से, रशिया से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से एंड इंडिया से। Now we will read about new START, that is Strategic Arms Reduction Treaty। तो रशिया ने ऑब्जर्व किया है that there has no longer enough time left for Moscow and Washington to negotiate a full-fledged replacement for the new START Nuclear Arms Control Treaty, इससे पहले कि वो Feb 2021 में एक्सपायर हो। तो जो न्यू स्टार्ट एकॉर्ड रहेगा वो लास्ट मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है वर्ल्ड की दो बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। एंड जो फैक्ट है एकॉर्ड का वो स्पॉटलाइट में इसीलिए आया है क्योंकि अगस्त में वॉशिंगटन पुल्ड आउट हो गया है अनदर लैंडमार्क स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिकॉर्ड से, दैट इज़ इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी IMF। एंड न्यू स्टार्ट क्या रहेगा, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये एक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है बिटवीन US एंड रशियन फेडरेशन, जिसका जो फॉर्मल नेम है वो है मेजर्स ऑफ द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। 8 अप्रैल 2010 को प्रेग्यू के अंदर ये साइन हुआ था एंड रेटिफिकेशन में ये आया, रेटिफिकेशन इसका फोर्स में आया 5 फरवरी 2011 को। ट्रीटी ऑफ मॉस्को सॉर्ट को इन्होंने रिप्लेस किया जो कि एक्सपायर होना था दिसंबर 2012 में। इट्स नेम इज़ टू फॉलो अप अ स्टार्ट आइडेंटिटी जो एक्सपायर्ड हुई दिसंबर 2009 में, एंड जो स्टार्ट सेकेंड टेरिटरी थी जो कि कभी फोर्स में ही नहीं आई, एंड द स्टार्ट थर्ड टेरिटरी जिसके लिए नेगोशिएशन ही कभी कंक्लूड नहीं हो पाए। इस ट्रीटी के अंदर टर्म्स क्या हैं, जो हमारी जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो आधी हो जाएंगी,
नया इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन रिजाइम इस्टेब्लिश किया जाएगा सोर्ट मैकेनिज्म को रिप्लेस करके। जो डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे वो 1550 रखे जाएंगे। जो डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं, सब मेराइल लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं, हैवी बॉम्बर्स विच आर इक्विप्ड फॉर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, वो सिर्फ 800 तक ही रखे जाएंगे। टारगेट को मीट करने के लिए टाइमलाइन क्या है, ये सभी ऑब्लिगेशंस जिस डेट से ट्रीटी फोर्स में आएगा उसके 7 सालों में हो जानी चाहिए। ट्रीटी जो है वो 10 ईयर्स तक लास्ट करेगा एंड एग्रीमेंट के बाद हर 5 ईयर्स के बाद उसको रिन्यू भी किया जाएगा। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी INF ट्रीटी एक ट्रीटी है USA के बीच में एंड यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के बीच में। किस लिए? ताकि एलिमिनेशन हो सके इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्टर रेंज मिसाइल्स का, जो कि एक 1987 का आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है बिटवीन US एंड सोवियत यूनियन। INF ट्रीटी के अंदर US एंड USSR वो एग्री हुए हैं कि वो विद इन 3 ईयर्स सभी ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल्स 500 से 5,500 किलोमीटर की रेंज की उनको एलिमिनेट करेंगे एंड डेवलप भी नहीं करेंगे, प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, डिप्लॉय भी नहीं करेंगे फ्यूचर में। Now we will read about the dispute between Britain and Mauritius over Chagos Island। तो मॉरिशियस ने यूके को कहा है कि इलीगल कॉलोनियल ऑक्यूपायर, क्योंकि उन्होंने UN मैंडेटेड डेडलाइन को इग्नोर किया कि वो अपना चागोस का आइलैंड उनको नहीं देंगे। ये इंडियन ओशियन के अंदर एक छोटा सा आर्कीपेलेगो है टू मॉरिशियस। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा चागोस आर्कीपेलेगो, ये है आपका इंडियन ओशियन। ऑल राइट, नाउ लेट्स रीड। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने यूके को 6 महीने दिए ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें एक मूव द यूके एंड US हैव बिटरली रेजिस्टेड। इशू क्या है? ब्रिटेन ने डिटैच किया है चागो के आइलैंड को फ्रॉम मॉरिशियस इन 1965, मीन्स 3 साल पहले ही मॉरिशियस इंडिपेंडेंस के पहले। 1967 से 1973 के बीच में अराउंड 1500 चैगोज आइलैंडर्स को फोर्स किया गया था कि वो अपने घर छोड़ दें ताकि ये जो लार्जेस्ट आइलैंड है डियागो गार्सिया ये लीज किया जा सके US को फॉर ए स्ट्रैटेजिक डाटाबेस। एंड आज जो डियागो गार्सिया है वो मेजर US मिलिट्री बेस भी बनाए हुए हैं। 2016 में काफ़ी जुडिशियल चैलेंजेस के बाद ब्रिटेन ने जो डियागो गार्सिया है उसका जो लीज है वो 2036 तक बढ़ा दिया एंड ये भी कहा कि जो एक्सपेल्ड आइलैंडर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा वापस जाने के लिए। 2017 में मॉरिशियस ने पिटीशन फाइल की सक्सेसफुली UN के लिए ताकि वो एक ICJ दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहते हैं ऑन द लीगैलिटी ऑफ द सेपरेशन। मॉरिशियस ने क्लेम किया कि इनको मजबूर किया गया था इन आइलैंड्स को देने के लिए, जो कि अब एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, इन 1965 इन एक्सचेंज फॉर इंडिपेंडेंस, जो उन्हें 1968 में मिली। बिफोर 3 ईयर्स पढ़ा था ना हमने। ICJ का क्या कहना है? यूके को अपना कंट्रोल ख़त्म कर देना चाहिए चागोज आइलैंड्स के अंदर जो इंडियन ओशियन में है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये आइलैंड्स जो हैं वो मॉरिशियस से लॉफुली सेपरेट नहीं हुए थे। नाउ मॉरिशियस के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती इलीगली इस रीजन को ऑक्यूपाई किया है एंड मॉरिशियस का ही सॉवरेनिटी है ओवर द आर्कीपेलागो। सो अगेंस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो सेपरेशन होगा आइलैंड का मॉरिशियस से, वो एक क्लियर ब्रीच माना जाएगा UN रिजोल्यूशन 1514 का, दैट इज़ कॉलोनियल डिक्लेरेशन 1960 में पास हुआ था, जहाँ पे राइट दी गई थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की कॉलोनियल पीपल्स को एंड स्पेशली बैन किया गया था कि कॉलोनीज को ब्रेकअप नहीं किया जाएगा प्रायर टू इंडिपेंडेंस। इसीलिए ताकि बॉर्डर स्टेबल रहे, कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो प्रिवेंट की जा सकें ताकि आप किसी और की सॉवरेनिटी को ना छीने। लेकिन इस रिजोल्यूशन के बाद भी काफ़ी सारी स्टेट्स फ्रांस और UK को मिलाकर पोजेशन को रखे रही एंड फॉलोइंग द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस।
क्या होगा अगर यूके ने मिस कर दी यूएन की डेडलाइन टू रिटर्न चागोस आइलैंड? तो यूके जो है इस वो फंड करता है इटसेल्फ मोर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड आफ्टर इट्स फेलियर इन द यूएन जनरल असेंबली कंसर्निंग चागोस आइलैंड। जो ये द शैम्बर्स की जो ब्रेग्जिट है, ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ है, इट हैज़ ऑल्सो एलिनेटेड द यूके टू अ सर्टेन डिग्री इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशंस विद अदर ईयू मेंबर्स। अभी के लिए जो यूके है वो हो सकता है सर्च करे रीअश्योरेंस में, एंड इन द फैक्ट कि जो आईसीजे की रूलिंग है वो बाइंडिंग नहीं है, कोई इमीडिएट सैंक्शंस नहीं लगा सकते इनके खिलाफ, एडवर्स एक्शंस नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि क्वेश्चंस उठेंगे रीसेटलमेंट के, कॉम्पनसेशन के, ताकि जो चैगोस के जो आइलैंडर्स हैं वो होमलेसनेस ना हो जाए, पावर्टी ना आ जाए उनके पास। सो दिस इज़ ऑल। Now we will read about Global Mitigation Report 2020. Global Mitigation Report कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशंस, दैट इज IOM। की फाइंडिंग्स क्या रहे? इंडिया का बहुत अच्छा शेयर है, हाईएस्ट शेयर है कि 17.5 मिलियन इंडियंस जो है वो कंट्री के बाहर रहते हैं। इंडियन लीडिंग रिसिपेंट है रेमिटेंसेस का। इंटरनेशनल रेमिटेंसेस 2018 में वो $689 बिलियंस पहुंच गए, जिसमें से इंडिया ने 78.6 बिलियन रिसीव किए फ्रॉम द 17.5 मिलियन पीपल लिविंग अब्रॉड। जो रेमिटेंसेस इंडिया रिसीव करता है वो इंक्रीज हुए हैं 2005 से 2020 तक। जो टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं इंडियंस के वो हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएस एंड सऊदी अरेबिया। बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया में आ रहे हैं फ्रॉम बांग्लादेश। ग्लोबल सिनेरियो यही है कि अगर हम 2000 की ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट्स को कंपेयर करें तो जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो डबल हुए हैं 2020 रिपोर्ट में, दैट इज़ 150 मिलियन टू 272 मिलियन। इंडिया के बाद फॉलो हो रहे हैं मैक्सिको एंड चाइना विद 11.8 एंड 10.7 मिलियन। रफली 2/3 जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो लेबर माइग्रेंट्स हैं। यूएस टॉप रेमिटेंस इशूअर रहा $68 बिलियन का, उसके बाद यूएई एंड सऊदी अरेबिया। जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की वो हैं यूएस, जहां पे सितंबर 2019 में 50.7 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं। एंड यूएस के बाद है जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशियन एंड यूके। जो प्रोपोर्शन है फीमेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का वो मार्जिनली चेंज हुआ है, मींस 47.5 से 47.9। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में बच्चों का जो शेयर है वो कम हुआ है 16% से 13.9%। ओशियानिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारा प्रोपोर्शन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। आधे से भी ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहते हैं। रीजंस क्या हैं? अच्छे इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस से दूर रहने के लिए, क्लाइमेट एंड वेदर डिजास्टर से भी बचने के लिए। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंडेट देखेंगे। तो स्क्वाडटेक्स दैट इज शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू, इसको होस्ट किया एनडीआरएफ ने। इसका एम यही है कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाए जाए, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी शेयर की जाए म्यूचुअल कॉपरेशंस के लिए। 8 कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगी, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। जो मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जो रीज़न है वो प्रिपेयर रहे एंड रेजिलियंस रहे टुवर्ड्स इफेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स। SCO क्या है? शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शांघाई पैक्ट एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में फाउंड हुई थी इन शांघाई। इसके फाउंडिंग मेंबर्स चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है। इस कॉपरेशन का नाम शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तब रखा जब उज़्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया 2001 में। SCO का मेन गोल यही है कि ट्रस्ट बनाए रखें, नेबरलीनेस बनाए रखें, इफ़ेक्टिव कॉपरेशन को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सब पर ध्यान दिया जाए। एक डेमोक्रेटिक, फेयर और एक रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए।
यहाँ पे आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में हुई। बॉर्डर इश्यूज, टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर किया जा सके अमेरिकन इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशिया में। इसके मेंबर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये आप देख सकते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर्स भी हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बेलारस, रिपब्लिक ऑफ ईरान, रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, किंगडम ऑफ कैम्बोडिया, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, रिपब्लिक ऑफ टर्की एंड द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। नाउ वी विल रीड अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड। एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? ये एक ऐसा मूव है जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा 10 मिलियन पीपल को जो कोस्ट लाइन पे रहते हैं। इंडिया ने किक ऑफ किया है USD 43 मिलियन प्रोजेक्ट ताकि वो क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ा सके इन 3 कोस्टल स्टेट्स में। किसके साथ पार्टनरशिप करके? UNDP के साथ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट को ग्रीन क्लाइमेट फंड करेगा। 6 साल का प्रोजेक्ट होगा जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट लाइवलीहुड्स बनाएगा 1.7 मिलियन पीपल के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा के अंदर। 3.5 मिलियन टन्स कार्बन को ऑफसेट करेगा। वल्नरेबल इकोसिस्टम बनाएंगे, बेनिफिट करेंगे अनदर 10 मिलियन पीपल को विद इम्प्रूव्ड शोर लाइन प्रोटेक्शन। जो प्रोजेक्ट होगा वो वर्क करेगा कम्युनिटीज़ के साथ ताकि इकोसिस्टम्स को रीस्टोर किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड ऑप्शंस को प्रमोट किया जा सके, सच एज द सस्टेनेबल फार्मिंग ऑफ मड क्रैब्स। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में बना था UNFCCC के फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंदर ताकि जो फंडिंग है उसको चैनलाइज किया जा सके फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड उनको अलाउ किया जा सके कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं एंड डिसरप्शन से भी अडेप्ट हो सकते हैं फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड इसी तरीके की मदद करता है प्रोजेक्ट्स बनाने में, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। एक सेंटर पीस है एफर्ट्स का ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो बढ़ सके $100 बिलियन तक बाय 2020। प्रोमोट करता है एक शिफ्ट को टवर्ड्स लो एमिशन एंड द क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंटल पाथवेज एंड मैक्सिमाइज करना फंडिंग को फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। इस फंड को गवर्न कौन करता है? गवर्न एंड सुपरवाइज करता है एक बोर्ड जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसीजंस को फंडिंग भी देगा एंड गाइडेंस रिसीव करेगा COP की, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। एंड ये जो फंड होंगे वो अकाउंटेबल भी होंगे एंड फंक्शंस करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ COP। नाउ वी विल रीड अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वीक। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो यूनेस्को ने सेलिब्रेट कर ली है 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। ऑब्जेक्टिव यही था कि पीपल के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज करनी है अबाउट सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेजेस एंड मॉन्यूमेंट्स। इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें से 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड एक मिक्सड है। इंडिया 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है इन द वर्ल्ड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट करता है उन एरियाज़ को जहाँ का स्पेशल कल्चर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इस लिस्ट को बनाते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जिसके अंदर 21 मेंबर स्टेट्स होती हैं एंड उन्हें इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली। हर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट रहेगी अपनी लीगल टेरिटरी का ही जहाँ पे साइट लोकेटेड है एंड यूनेस्को कंसीडर करता है कि हमें इस साइट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। नाउ टू बी सिलेक्टेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक आपका ऑलरेडी क्लासीफाइड लैंडमार्क है, मीन्स आपको किसी चीज़ में यूनिक होना चाहिए, जोग्राफिकली या हिस्टोरिकली आइडेंटिफिएबल प्लेस होनी चाहिए जहाँ का स्पेशल कल्चर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, जैसे कोई एंशियंट रूइन, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सिटी कॉम्प्लेक्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड, लेक, मॉन्यूमेंट, माउंटेन या कोई वाइल्डरनेस एरिया। नाउ ये भी सिग्निफाई करता है कि एक रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट हो ह्यूमैनिटी की एंड ये एक एविडेंस की तरह काम करे हमारे इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑन द प्लैनेट।
नाउ जो डेजिग्नेटेड साइट्स हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है? जो यूनेस्को का डेजिग्नेशन है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो एक प्राइमा फेसिए प्रोवाइड करता है कि ये कल्चरली सेंसिटिव साइट्स हैं एंड इनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा टू द लॉ ऑफ वार अंडर द जिनेवा कन्वेंशन। उसके आर्टिकल्स, प्रोटोकॉल्स, कस्टम सबका एम यही रहेगा, इंक्लूडिंग द हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ। इंडेंजर्ड साइट्स क्या होती हैं? वो साइट्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर हैं एंड डेंजर में हैं क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो ख़राब हो रही हैं एंड डिज़ास्टर की वजह से, पॉल्यूशन, पोचिंग की वजह से। एंड ये जो डेंजर लिस्ट है इसका काम यही है कि इंटरनेशनल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि खतरा है एंड कुछ काउंटर एक्टिव मेजर्स लेने होंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट किम्बरले प्रोसेस एंड जो प्लीनरी मीटिंग थी किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की, जिसे इंडिया ने होस्ट किया एंड इंडिया जो है वो प्रेजेंट कर ली है किम्बरले प्रोसेस चेयर को। एंड जो प्लेनरी है इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली के अंदर नवंबर 2019 में। किम्बरले प्रोसेस एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो रेगुलेट करती है ट्रेड को रफ डायमंड्स के अंदर। एम यही है कि जो कन्फ्लिक्ट डायमंड्स है उनका फ्लो को रोका जा सके एंड एक लेजिटिमेट ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा सके इन रफ डायमंड्स। जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है वो रूल्स बताती है कि किस तरीके से ट्रेड करना है रफ डायमंड्स में। एंड इफ़ नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई परमानेंट ऑफिस एंड कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ बर्डन शेयरिंग पर काम करती है पार्टिसिपेंट्स के, जिसे सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी ऑब्जर्वर्स। कोई भी केपी इंटरनेशनल एग्रीमेंट लीगल पर्सपेक्टिव से एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल लेजिस्लेशन ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वो रफ डायमंड्स जिन्हें यूज़ किया था रिबेल मूवमेंट्स के अंदर एंड उनके एलीज ने, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको फाइनेंस किया जा सके लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स को अंडरमाइन करने के लिए। इसको डिस्क्राइब किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन में। कौन इन्वॉल्व्ड है? किम्बरलेस प्रोसेस उन सभी कंट्रीज़ के लिए है जो इसके रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसमें 55 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 82 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। 99.8% ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ पे रफ डायमंड्स की होती है। एंड इसके साथ जो वर्ल्ड डायमंड काउंसिल है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री को भी एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी, जैसे कि पार्टनरशिप अफ्रीका, कनाडा। ऑलराइट, किम्बरलेस प्रोसेस वर्क कैसे करता है? जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स बताती है अपने मेंबर्स को, ताकि वो शिपमेंट्स को सर्टिफाई कर सकें ऑफ रफ डायमंड्स की हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग द लेजिटिमेट ट्रेड। KPCS की टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उन्हें नेशनल लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशंस को भी मानना पड़ता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरनल कंट्रोल्स को भी, एंड कमिट करना पड़ता है टू द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ स्टैटिकल डाटा। पार्टिसिपेंट्स सिर्फ लीगली ही ट्रेड कर सकते हैं दूसरी पार्टिसिपेंट्स के साथ जिन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रखी हों। एंड इंटरनेशनल शिपमेंट्स जो हों रफ डायमंड्स की वो अकम्पनीड होनी चाहिए केपी सर्टिफिकेट्स के साथ जो गारंटी करते हों कि ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री है। रफ डायमंड्स की ट्रेडिंग अंडर KPCS, तो स्कीम के अकॉर्डिंग हर शिपमेंट रफ डायमंड्स की जो एक्सपोर्ट हो रही हो या इंपोर्ट हो रही हो बाय क्रॉसिंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक टैम्पर प्रूफ कंटेनर के अंदर एंड एक वैलिडेटेड किम्बरलेस प्रोसेस सर्टिफिकेट उस पर लगाया जाएगा ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो सके। एंड अगर कोई अनसर्टिफाइड शिपमेंट है तो उसे पार्टिसिपेंट कंट्री के अंदर एंटर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। नाउ वी विल रीड अबाउट UNDP एसेलरेटर लैब्स। तो UNDP ने एसेलरेटर लैब इंडिया में लॉन्च की है ताकि यहाँ पर पॉपुलेशन एंड वाटर इश्यूज़ पर काम किया जा सके। इसे इंडिया के गवर्नमेंट अटल इनोवेशन मिशन का भी पार्ट माना गया है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। एसेलरेटर लैब जो है वो एक इनोवेटिव न्यू इनिशिएटिव है बाय द UNDP, जर्मनी एंड कतर, ताकि जो 21st सेंचुरी है वो सॉल्यूशन पा सके ऑफ टुडेज कॉम्प्लेक्स न्यू चैलेंजेस। तो हमें लोकली सोर्स सॉल्यूशंस को बिल्डअप करना है, रैपिड टेस्टिंग करनी है,
बेस्ट अंडरस्टैंडिंग को मिलाना है आइडियाज़ एंड एक्सपर्टाइज के साथ, एसेलरेट करना है प्रोग्रेस को। जो इम्पैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनएम्प्लॉयमेंट पे वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जो एसेलरेटर लैब्स हैं वो यूएनडीपी का नया वे है ऑफ वर्किंग इन डेवलपमेंट। एंड अगर वो सब मिलकर काम करेंगे नेशनल और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, तो वो करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस को कंप्लीट उनके साथ मतलब खड़े होकर, डट कर खड़े होकर उसका सामना कर सकेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाटो, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग बजट, उसको थोड़ा कट डाउन कर दिया है एट द कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीज इन जर्मनीज पेमेंट टू द अलायंस। ये मूव तभी सामने आया जब रिपीटेड क्रिटिसिज्म हो रहा था यूरोपियन मेंबर्स का बाय द यूएस। पहले जो यूएस था वो 22% नाटो को डायरेक्ट फंडिंग देता था, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द नाटो हेडक्वार्टर्स, जॉइंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट और कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी। ये एक सिंबॉलिक मूव है जहाँ नाटो का जो डायरेक्ट बजट है जो कि काफ़ी कम है, मींस 2.5 बिलियन डॉलर्स के पास, एंड अपने नेशनल डिफेंस बजट से भी सेपरेटेड है, कि जो नाटो है वो कहता है कि 2% जीडीपी को रिकमेंड करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। वॉशिंगटन ट्रीटी ने इसको इस्टेब्लिश किया था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। जो इसके एलीड कमांड ऑपरेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर मोन्स बेल्जियम के अंदर है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? एक कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम बनाना है ताकि जो इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं वो एग्री हो पाएँ टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। इसके ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री देखें तो नाटो प्रोमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एंड इनेबल करता है मेंबर्स को कि वो कंसल्ट कर सकें, कॉपरेट कर सकें डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पर, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, ट्रस्ट बिल्डअप हो सके एंड कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो। मिलिट्री में पीसफुल रिजोल्यूशन हो सके डिस्प्यूट्स का। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो रहे हैं तो मिलिट्री पावर अंडरटेक करें क्रिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस को, एंड वो काम करें आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर, यूनाइटेड नेशन मैंडेट के अंदर, एंड हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच, दिस वीडियो इज़ डन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद GS3। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।